हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो जैसा कि आप जानते हो, यहाँ पर आपके लिए एक बहुत दुख भरी न्यूज भी है, सुख भरी न्यूज भी है। कुछ लोगों के लिए शानदार न्यूज मानी जाएगी, कुछ लोग के लिए दुख भरी। क्या? पहले तो बता दूं आपके लिए, थोड़ा आवाज में आपको लग रहा भारीपन लग रहा होगा। अभी रात का बज रहा है बिल्कुल कितना? रात का 2 बज रहा है। और रात को 2 बजे आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। क्यों की जा रही है? जब मैं सो के जागा, मेरी आदत है मैं रात में जल्दी जाग जाता हूँ। की तारीख पढ़ ली मैंने। जब मैं रात में जागा तो मैंने कई बच्चों के मैसेज देखे अपने पास पर्सनली टेलीग्राम पर कि सर मेरे पहले 56 नंबर थे, अब 55 नंबर है, क्या करूं? सर मैं 2 बार से नेट का एग्जाम दे रहा हूँ, नेट भी क्वालिफाई नहीं हो रहा है। सर मैं पिछली बार से एग्जाम में पीएचडी के लिए अटक जाता हूँ, इसके आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। सर बार-बार दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं पेपर 1 कैसे करूं, पेपर 2 कैसे करूं? सर एक बार दिक्कत आ रही है, कैसे बता दो कैसे क्या करना? मतलब सबके एक ही मैसेज आंसर की देखने के बाद सबकी एक ही डाउट है, सर करना क्या है? और दूसरा डाउट क्या है सर? मेरे 95 है, जीआरएफ हो जाएगा क्या? मेरे 96 है, क्या जीआरएफ हो जाएगा? मेरे 92 है। मोस्टली जितने मैसेज मेरे पास आए हैं, 90 प्लस वाले मैसेज मेरे पास आए हैं। और यूआर और ईडब्ल्यूएस से मैसेज आए हैं 90 प्लस वालों के। तो यहाँ पे दो डाउट सॉल्व करने वाला हूँ मैं आपके लिए कि आपकी कट ऑफ क्या हो सकती है, कि आपको कितने पर वेट करना है। और दूसरा मैं आपके लिए क्या बताने वाला हूँ, दूसरा मैं आपके लिए बताने वाला हूँ, अब क्या करें? अब क्या करें? तो शुरुआत थोड़ी दुखियारी आत्माओं से करते हैं। दुखियारी आत्मा नहीं है, परेशान है। क्योंकि परेशान है कि पढ़ने का सही रास्ता नहीं है, पढ़ने का सही वे नहीं, कि कैसे पढ़ना है, कैसे काम करना है, कुछ है ही नहीं पता। हम सिर्फ पढ़ रहे हैं बस। किसी ने कहा इस किताब को फॉलो कर लो, उसको फॉलो कर रहे हैं। किसी ने कहा इस किताब को फॉलो करो, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। मतलब कहे मुताबिक किताब फॉलो कर रहे हैं, बैचेस ज्वाइन किए जा रहे हैं। बट वास्तविकता क्या, उस वास्तविकता को समझ नहीं रहे हम लोग। करना कैसे है कि नहीं? वास्तविकता क्या है, समय का सदुपयोग पता नहीं कैसे करना है। सभी परेशान है, सभी डाउट में, क्या करें क्या नहीं करें। तो देखो एक बात बता दूं मैं आपके लिए, क्या करना है पहले इस पे बात करते हैं। सेकंड बात कट ऑफ पे करेंगे। तो 10 से 15 मिनट आपको इस वीडियो भेजना है, बैठना है। 10 से 15 मिनट आपको इस वीडियो बैठना है और आपको अच्छे से सुनना, आपके दोनों आंसर मिल जाएंगे। साथ ही वो बच्चे जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए भी समाधान मिल जाएगा। और उनके लिए भी समाधान मिल जाएगा जिनके मन में भय बैठा दिया गया है कि जून तक आपका सिलेबस चेंज हो जाएगा, जून तक आपकी संस्था बदल जाएगी, जून तक आपका ए हो जाएगा, जून तक आपका वो हो जाएगा। एक आपके मन भय बैठा दिया गया कि अब करना क्या, हम कैसे करें अगर जून में सिलेबस चेंज हो गया तो। क्या लेके बैठा हूँ क्योंकि भाई रात के 2 ढाई बज रहा है। ऐसे में खुद की नींद भगाना और अचानक से यूट्यूब खोल के बैठ जाना, रिकॉर्डिंग खोलना, आवाज चेक करना, सारी दिक्कतें समस्याएं। सुनो, तो सबसे पहले सवाल, आप करना क्या है? तो देखो मैं आपसे बोलता हूँ, आपका एक डायलॉग आपने सुना होगा कि दोस्तों के चक्कर में समय बर्बाद हो गया, इसके चक्कर में समय बर्बाद हो गया, उसके चक्कर में समय बर्बाद हो गया। मैं बोलता हूँ, समय कभी बर्बाद नहीं होता है। यहाँ पे मैं समय रहना की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना? समय कभी बर्बाद नहीं होता है। इस बात को अपने माइंड में बिठा लो। कैसे बिठा लो? समय बीतता है, समय बीतता है, कभी बर्बाद नहीं होता है। इस बात का याद रखना। हाँ, बीते हुए समय पे आपने कितने अनुभव प्राप्त किए वो काम करता है। ये मान लो एक अनुभव की रेखा है कि इतने अनुभव आपको चाहिए, इतने परसेंट चाहिए। तो हो सकता है कहीं आपने कम अनुभव लिए हो, कभी आपने ज्यादा अनुभव लिए हो। आप लोग सिर्फ क्या सफलता को ही अनुभव मानते हो, असफलता को अनुभव नहीं मानते हो। और असफलता मतलब असफलता मतलब की गई गलतियां, गलतियों को भूलकर आगे बढ़ते हो। बट मैं बोलता हूँ गलतियों को भूलकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। क्या? गलतियों को भूलकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। गलतियों से कैसे सीखना है वो आपको समझना पड़ेगा। तब जाके आप कभी नहीं कहेंगे कि मैंने समय बर्बाद किया है। आप क्या बोलेंगे कि मैंने समय बिताया है और इतना समय किसी काम के लिए दिया है। यदि आप किसी लड़के के चक्कर में पड़ जाते हैं या किसी लड़की के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो आप बोल रहे हैं गलत इंसान के साथ पड़ गए। नहीं, इंसान गलत था, ठीक है, आपने उसके पीछे समय बर्बाद किया, ये गलत लाइन है। इंसान गलत है मान सकता हूँ, समय बर्बाद की ये गलत लाइन है। आपने उस गलत इंसान के साथ समय बिताया है, और जब समय बिताया है तो कुछ ना कुछ आपको सीख दे के गया होगा। क्योंकि समय की आदत है
कि इंसान को कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। अब वो इंसान की ज़िम्मेदारी है, इंसान की अनुभवशीलता है, इंसान की कल्पनाशीलता है, इंसान का नेतृत्व है, इंसान का व्यक्तित्व है, इंसान का चरित्र है, जो उस सिखाए हुए सीख को अपने अनुभव बना ले और कुछ नया काम करे, कुछ नया काम करने लग जाए, ठीक है ना? कुछ नया काम करने लगे, कुछ अच्छा काम करने लग जाए। ये इंसान की ज़िम्मेदारी, ह्यूमन की ज़िम्मेदारी होती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है ना? ध्यान रखना समय कभी बर्बाद नहीं होता है, समय बीतता है और बीता हुआ समय हर चीज़ सिखा के जाता है। इस बात को आपको याद रखना। सफलता सिर्फ़ आपकी सब कुछ नहीं होती है, असफलताएँ गलतियाँ सिखाती हैं और गलतियाँ वो करना है, वो सीखना है, जो वापस कभी करना नहीं है, वापस दोहराना नहीं है। वापस दोहराना नहीं है हमारे लिए। इस बात को आपको याद रखना है ना? इस बात को आपको याद रखना है। अब करना क्या है देखो, मैं बोलूँगा जो था वो गया, जो था वो गया। अब जो है सो है, जो है सो है। इस बात पे कायम रहो। मतलब जो है सो वो है, वही देखना है हमारे लिए। ठीक है ना? ना मन में ये लाना कि हमारे 2 अटेम्प्ट हो गए, 3 हो गए। ना मन में इस बात को लेके बैठना है, जून में सिलेबस चेंज हो जाएगा, पैटर्न चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। देखो, अगर कुछ भी बदलेगा ना, वो सबके लिए। कुछ भी बदलेगा ना, वो सबके लिए बदलेगा, आपके लिए नहीं। सबके लिए बदलेगा, ना सिर्फ आपके लिए। इस बात का आपको याद रखना है, ना सिर्फ आपके लिए। ठीक है ना? जो बदलेगा सबके लिए बदलेगा, आपके लिए नहीं। लेकिन अगर आपने अपने माइंड में बात बिठा ली कि जब बदलेगा तभी देखा जाएगा। क्या? अगर आपने मन में बात बिठा ली कि जब बदलेगा तभी देखा जाएगा, तो ये तो गलत बात हो जाएगी ना। अगर बाई चांस नहीं बदला तो आप पीछे रह जाओगे। अगर बाई चांस नहीं बदला तो आप पीछे रह जाओगे। और बदल गया तो शुरुआत आपको जीरो से करनी पड़ेगी। मैं कहूँगा शुरुआत बिल्कुल भी जीरो से नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव पेपर है। इतिहास आपका विषय है, मान लो तो इतिहास आपका सब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है ना? तो हो सकता है इतिहास अभी बदलेगा तो माइनस मार्किंग दे देगा, या फिर आपको रिटर्न एग्जाम दे देगा, कुछ भी कर सकता है। लेकिन इतिहास तो आपका विषय है ना, इतिहास तो आपको पढ़ना ही है। तो आप इस बात को छोड़ दो कि जो बदलेगा तब करेंगे, नहीं। चाहे बदले चाहे ना बदले, हमें करना है। और मैं कहता हूँ इतनी स्पीड से करो, इतनी स्पीड से करो कि बदलने के पहले ही आपका पूरा सिलेबस हो जाए एक बारी। अगर बाई चांस बदलता है ना, तो बदलने के पहले ही पूरा सिलेबस हमारा हो जाए। इससे क्या होगा कि हमें एक अच्छा खासा अनुभव इतिहास विषय पे हो जाएगा और पकड़ हमारी हो जाएगी। और जब नए प्रकार से पढ़ना होगा, नए पैटर्न से पढ़ना होगा, पढ़ना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा। है कि नहीं? इस बात को याद रखो। अब करना क्या है आपको, मैं आपसे कहूँगा समय बर्बाद मत करो। आपने पहले देखो, अब 2-3 पॉइंट रख लो। पहले आपने कहाँ से पढ़ा था? आपने क्या गलती की जो आपका नहीं हुआ? क्या आपने नोट्स बनाने में गलती की? क्या आपने प्रैक्टिस पे गलती की? या कि सिर्फ आप वीडियो पर डिपेंड हो गए हो? मैं बोलता हूँ आज की सबसे बड़ी कमी है, स्टूडेंट वीडियो पर डिपेंड होता है। क्या वीडियो पर डिपेंड हो गए हो? सबसे बड़ी कमी मानता हूँ वीडियो पे डिपेंड होना, सबसे बड़ी। और दूसरी कमी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, प्रैक्टिस से डरते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं की, प्रैक्टिस से डरते हैं। और प्रैक्टिस में 2 कमी लगती हैं। नंबर 1, एक तो प्रैक्टिस करने का सही तरीका पता नहीं है। प्रैक्टिस करने का सही तरीका पता नहीं है कैसे करना है। और दूसरा, करने से डरते हैं, करने से डरते हैं। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण, पीवाईक्यू कैसे देखते हो, कैसे उपयोग करते हैं? पीवाईक्यू कैसे देखते हैं और कैसे उपयोग करते हैं, इस बात का पता नहीं है। इस बात का पता नहीं है। बात सही है कि नहीं भाई? भाई ये पीवाईक्यू देखना कैसे है, पता ही नहीं है। उपयोग करना कैसे, पता ही नहीं है। तो बड़ी दिक्कत है कि नहीं है? अगर पता हो तो हम उपयोग कर लें। पीवाईक्यू देखने का तरीका पता हो तो कर लें। हम लोग क्या करते हैं, पीवाईक्यू उठाते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं और देखते हैं कितने नंबर हमारे आ रहे हैं, कितने प्रश्न हम पे बन रहे हैं।
बट बोलो ये होलिस्टिक अप्रोच बहुत गलत है आपकी, ये अप्रोच बहुत गलत मानता हूँ, ये गलत तरीका मानता हूँ। और यूट्यूब पे एक से एक टीचर मेरे जैसे खुद बकवास करने आता है, मैं खुद कराता हूँ भाई। भाई मेरे को पता है इससे मेरा ग्रो करेगा चैनल पीवाईक्यू से, है कि नहीं? क्या करते हैं, पीवाईक्यू को क्वेश्चन के रूप में लेके आते हैं, उसका आपको आंसर देने के लिए कहते हैं, बस एक्सप्लेन करके निकल जाते हैं, बोले पढ़ लेना। फिर आता है और पता है क्या, मैंने एक चीज़ और देखी है, पहले वही सीरीज 200 क्वेश्चन के नाम से चलेगी, फिर 500 क्वेश्चन के नाम से चलेगी। मतलब बार-बार वही इंपोर्टेंट क्वेश्चन के नाम पर वही क्वेश्चन रिपीट करते रहेंगे। कोई नया कंटेंट, नया टॉपिक कंटेंट लेके आएँगे नहीं। तो बच्चा भी अरे वाह! हम पे तो बन ही रहे, हम तो टॉप मार गए, हम तो ऐसा कर गए, हम तो वैसा कर गए। बच्चे भी फूले नहीं समाते हैं और अंततः जाकर धज्जियाँ उड़ जाती है कि नहीं? अंततः जाकर क्या, धज्जियाँ उड़ जाती है। इसलिए मैं बोलता हूँ जब भी मैराथन देखो ना, मैराथन कभी भी पीवाईक्यू या एमसीक्यू की नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन खुद से होने चाहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन खुद से होना चाहिए। मैराथन कभी पीवाईक्यू की नहीं होनी चाहिए। मैराथन स्वयं जो थ्योरी होती है उसकी होनी चाहिए। यदि बच्चा एक क्रम से पढ़ पा रहा है, लास्ट टाइम आपको सुन रहा है, देख रहा है तो आपको मिल जाए, ठीक है ना? तो ये हमने क्या किया अभी तक की कमियाँ की, ये हमें क्या करना है पहले खुद से एनालाइज़ करना है। ये खुद से करना है और स्वयं आचार बनना है आपको, स्वयं आचार बनना है। आचार मतलब शिक्षक। और खुद से ये चीज़ समझनी है कि क्या हमने गलतियाँ की, क्या नहीं की है। अब करना क्या है आपको? देखो एक तरीका बताओ आपको, सही तरीका क्या है? करना क्या है आपको? मैं आपसे कहता हूँ सबसे पहले सिलेबस देखो। सिलेबस में 2 चीज़ें आपकी महत्वपूर्ण दी गई हैं, यदि आपने सिलेबस देखा होगा। तो एक तो यूनिट 10 आपकी ऐसी है, जहाँ से आपके भतेरे प्रश्न बनते हैं, मतलब ऐसे प्रश्न बनते हैं, जो गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सही होने की संभावना ज़्यादा होती है, सही होने की संभावना अधिक होती है। बताऊँगा कैसे? अभी बताऊँगा कैसे? दूसरा आपकी एक दी गई है शब्दावलियाँ। शब्दावली आपकी दी मैं इतिहास विषय की बात कर रहा हूँ, मैं इतिहास विषय की बात कर रहा हूँ अभी। पेपर 1 की बात बाद में करूँगा। मैं इतिहास विषय की बात करूँ, मेरा इतिहास विषय है तो इतिहास विषय की बात करूँगा भाई साहब। मैं किसी और की बात नहीं करूँगा। लेकिन आप सभी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने आप में। देखो अब यहाँ पे चाहे था ना, मैं पहले आके पेपर 1 की बात करता, फिर पेपर 2 की बात करता। क्यों? पेपर 1 की बात करता बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे थे। जुड़ रहे थे कि नहीं? बट मैं पेपर 1 की बात लास्ट में करूँगा। मैं क्या पहले पेपर 2 की बात करूँगा, फिर पेपर 1 की बात करूँगा। क्यों? जिसके लिए काम की वीडियो वही देखे। मैं ये नहीं सोचता कि फालतू व्यर्थ लोग आए देखें। अगर एक कॉमर्स वाला भी वीडियो देख रहा है ना, अगर एक कॉमर्स वाला भी या ज्योग्राफी वाला भी वीडियो देख रहा है ना, तो उसके लिए वीडियो उपयोगी है। कैसे उपयोगी है? कि यूनिट सेम है, सिलेबस के शब्द चेंज है, हर चीज़ चेंज है, सिलेबस चेंज है, पैटर्न चेंज है, बट एक पैटर्न मतलब पैटर्न सेम टू सेम है। यूनिट 10 में अपने यहाँ पे क्या हिस्टोग्राफी दी गई है, तो वहाँ पे उनके विषय में कुछ ऐसा सब्जेक्ट दिया गया है जो उससे संबंधित अध्ययन कराता है और शब्दावलियाँ दी गई हैं, सेम टू सेम दिया जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे याद रखना, यूनिट 10 में आपके क्या, यूनिट 10 आपके प्रश्न देते हैं, संभावना अधिक होती है सही होने की, और आपकी शब्दावलियाँ होती हैं, और बच्चे क्या करते हैं ना, इसको पढ़ते हैं सही से, ना इसको पढ़ते हैं। आपके माइंड में क्या है, यहाँ से बुक्स आती है बस, तो बुक्स को पढ़ पढ़ के चले जाते हैं। और दूसरा आपके माइंड में क्या है, शब्दावली तो हम पूरी पढ़ते ही है ना यूनिट 1 से लेके। यूनिट 1 से लेके हमें यूनिट 10 तक पढ़ना, तो शब्दावलियाँ पढ़ते ही हैं, आपके माइंड में ये चीज़ रखी है। बट मैं बोलता हूँ ये दोनों कॉन्सेप्ट गलत हैं, ये दोनों चीज़ आपकी गलत है। आपको बता दूँ यूनिट 10 आपका एक ऐसा विषय है, जो आपका इतिहास से परिचय कराता है। यूनिट 10 क्या आपका एक ऐसा विषय है, जो आपका इतिहास से परिचय कराता है। अगर आप संविधान पढ़ना है, तो आप प्रस्तावना अगर नहीं पढ़ोगे ना, अगर आपको संविधान को जानना है, आपको प्रस्तावना नहीं पता, तो आप कैसे संविधान पढ़ोगे? अगर मैं आपको संविधान, अभी आपको मैं रामायण दे दूँ, भैया इसको पढ़ लेना। अगर रामायण पढ़ने का सही तरीका नहीं बताऊँ, तो आप पढ़ पाओगे? और क्या आप पढ़ तो लोगे, क्या उसका फ़ायदा ले पाओगे? मैं यही पूछना चाहूँगा, यदि मैं आपको रामायण पढ़ने का ज़िम्मा दे दूँ, रामायण पढ़ लो, लेकिन यदि सही तरीका ना बताऊँ, तो क्या आप रामायण पढ़ पाओगे? नहीं, आप रामायण नहीं पढ़ पाओगे। नहीं पढ़ पाओगे ना, तो रामायण पढ़ने का सही तरीका बताऊँगा तभी आप पढ़ पाओगे। और यूनिट 10 आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा यूनिट है, जो आपको इतिहास पढ़ने का, जो कि क्या आपको इतिहास पढ़ने का एक सही तरीका बताती है। क्या? इतिहास पढ़ने का सही तरीका बताती है कि सही तरीका क्या है इतिहास पढ़ने का। और मैं बोलता हूँ जितना आपका यूनिट 9 1 से लेके यूनिट 9 का वेटेज मानता हूँ ना,
तो उतना यूनिट 10 का वेटेज भी मानता हूँ। लेकिन यूनिट 10 आपके अपने आप में प्रमुख इसलिए मानता हूँ, मैं मुख्य इसलिए मानता हूँ, इसको आपका माइंड मानता हूँ इतिहास विषय का। क्यों मानता हूँ? क्योंकि आपको इतिहास पढ़ने का नज़रिया क्या होना चाहिए, यूनिट 10 सिखाती है। इतिहास लेखन क्या होता है, इतिहास क्या होता है, इतिहास में आलोचनाएँ क्या होती है, समालोचना क्या होती है, संश्लेषण क्या होता है, स्रोत क्या होते हैं, प्राइमरी सोर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी सोर्स क्या होते हैं, बुक्स कहाँ आती है, स्टेटमेंट क्या होते हैं, कौन-सा व्यक्ति किस प्रकार से बात रखता है, वो सारी चीज़ें आपकी कहाँ पे आती हैं, यूनिट 10 में आती हैं। और बच्चा पहली गलती यही करता है कि हम यूनिट 10 को छोड़ देते हैं। ये सबसे भयंकर वाली, सबसे भतेरी वाली गलती हम मानते हैं। क्या? सबसे कठिन वाली, सबसे बड़ी गलती मानते हैं इसको कि यूनिट 10 को नहीं छोड़ना चाहिए। हम यूनिट 10 को छोड़ते हैं और गलती रखते हैं। दूसरा काम, दूसरी गलती हम क्या करते हैं, जो प्रमुख शब्दावलियां हैं इनको भी छोड़ देते हैं। अब आप लोग के माइंड में क्या होता है शब्दावलियों को लेकर? शब्दावलियों को लेकर आपके माइंड में क्या है कि भैया यूनिट 1 से लेके 9 तक तो पढ़ना ही है, यूनिट 1 से लेके यूनिट 9 तक पढ़ना है, वहां हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ गलत है। ये गलत कैसे है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप उत्तर भारतीय क्षेत्र मतलब हिंदी भाषी राज्यों के रहने वाले हो, उत्तर भाषी उत्तर भारतीय हिंदी भाषी राज्यों के रहने वाले हो, आप घूमने जाते हो साउथ इंडिया में, आप कहोगे आप कहोगे कि नहीं मैं तो वहां पे जाके तमिल सीख लूंगा, तेलुगु सीख लूंगा, कन्नड़ सीख लूंगा, तमिल तेलुगु कन्नड़ सीख लूंगा। तो भैया भाषा सीखने की सबसे पहली प्रवृत्ति क्या होती है? भाषा सीखने की सबसे पहली जरूरत क्या होती है? आप शब्दावली से परिचित हो, होती कि नहीं होती? आपको शब्दावली आनी चाहिए। अब भैया जब आपको शब्दावली नहीं आएगी तो क्या भाषा सीख पाओगे? भाषा सीखने का प्रथम चरण ही होता है, प्रथम स्टेज ही होती है शब्दावलियां। और आप समझो इतिहास की प्रथम सीढ़ियां क्या हो जाएंगी? अब इतिहास में भाई शब्दावली जो आपको दी गई ना, वो प्राचीन काल और मध्य काल की दी गई, कुछ आधुनिक काल की दी गई है। और जिसने इन 2 बार एग्जाम दिए उनसे पूछना कि उन्होंने क्या लॉस पाया है कि हमने शब्दावलियां नहीं की है, कैसे लॉस पाया है, ठीक है ना? कैसे लॉस पाया है कि आपने शब्दावलियां नहीं की है। तो आप समझ रहे हो शब्दावली का क्या इंपोर्टेंस है? अगर आपको इतिहास से परिचित होना है, इतिहास कैसे पढ़ना है ये 10 बता देती है। इतिहास से आपको वास्तविक रूप से रूबरू होना है, इतिहास से आपको वास्तविक रूप से रूबरू होना है और आपको इतिहास आसान बनाना है, तो दूसरा काम आपका शब्दावली पे होना चाहिए। इस पर शब्दावलियों पर होना चाहिए। अगर आपका दूसरा काम शब्दावलियों पर हो गया, सुन लेना, अगर आपका दूसरा काम शब्दावलियों पर हो गया, तो आपको इतिहास के विभिन्न कालों में बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि जब शब्दावलियां पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे निम्नलिखित शब्दावली प्राचीन काल के, मध्यकाल के, आधुनिक काल के। निम्नलिखित शब्दावली इस बारे में कहा गया है। लगभग आपका 40 मान लो, वैसे 100 प्लस मानता हूं मैं, 40 शब्दावली मुख्य मुख्य दी गई है, 40 प्लस शब्दावली मुख्य दी गई है। तो 40 शब्दावली के लिए 40 पैराग्राफ नहीं पढ़ोगे? क्या प्रत्येक शब्दावली के 3 सेंटेंस कम से कम नहीं पढ़ोगे? 3 वाक्य कम से कम नहीं पढ़ोगे? तो 4 3 12 120 वाक्यांश आपके पास हो रहे हैं। मैं क्या कहता हूँ, अंत में जो आपके नोट्स बन रहे हैं वो 120 या 130 वाक्यांश में तो होने चाहिए ना। जो अंत में आपके नोट्स बन रहे हैं वो आपके कितने 50-60 पेज में होना चाहिए, 120 वाक्यांश में होना चाहिए। 120 वाक्यांश में आ गए ना। जब आपके सामने शब्दावली आपको बता रही कि इतिहास क्या है, तो क्यों छोड़ना? मैं क्यों छोड़ना? तो आपको बात समझ में आई कि मैं बोलूंगा आपसे कि आपको अपनी पढ़ाई की शुरुआत सिलेबस से करनी है, और सिलेबस में यूनिट 10 देखना है, फिर आपको शब्दावलियां देखना है, फिर आपको शब्दावलियां देखना है। अब यूनिट 10 एक ऐसा विषय है जिसको हम उदाहरणों के साथ देखेंगे तो आपको मजा आएगा। अब उदाहरण के लिए तो आपको पूरा इतिहास आना चाहिए, पूरा इतिहास आना चाहिए। तो बेटा एक बात आपसे बोलूं, आपको इतिहास आता है, एक वास्तविक तौर पर आपको इतिहास आता है। कैसे आता है देखो बता दो, आपका एक रहस्य खोल दूं, यहाँ पे आपकी पोल पट्टी खोल दूं मैं। कैसे आता है? आप यूजीसी नेट, जो जीआरएफ का एग्जाम होता है या सेट का एग्जाम होता है, आप एवं देने के लिए नहीं आ गए हो, मुंह उठा के नहीं चले आ गए देने के लिए।
या तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन अपने इतिहास विषय में की होगी या अपने विषय में की होगी जिस विषय आप एग्जाम दे रहे हो, की होगी नहीं की होगी? बिल्कुल की होगी। नंबर एक, अगर वो भी रेगुलर, तो आपको इतिहास का अच्छा खासा ज्ञान होगा, मुझसे ज्यादा ज्ञान आपको इतिहास का होगा। मैं तो एज टीचर आपको पढ़ाता हूँ, एज ट्यूटर आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है ना? तो मुझसे ज्यादा ज्ञान आपको इतिहास का होगा। अच्छा चलो रेगुलर नहीं की भैया, ठीक है नहीं की, प्राइवेट आपने पीजी की, पीजी की इतिहास से आपने, लेकिन प्राइवेट की, तो कसम खाओ अपने मम्मी पापा की, यूजीसी नेट की, जीआरएफ की, और अपनी कसम खाओ, और कसम खा के बताओ कमेंट में, क्या आपने पीएससी, यूपीएससी की तैयारी नहीं की है? बताओ। मैं बता रहा हूँ, ये रियलिटी वास्तविक है। अगर हम जैसे शिक्षक जो आपके लिए पीएससी वगैरह पढ़ा रहा था, अच्छा खासा कमा रहा था ऑफलाइन में, अभी भी साथ में चल ही रहा है ऑफलाइन, ठीक है ना, अभी ऑफलाइन चल ही रहा है, और पढ़ा ही रहा हूँ, वो अलग से एक प्लेटफॉर्म पे आकर ऑनलाइन आपको नेट का क्यों पढ़ाएगा? मुझे पता है नेट में एक तो स्कोप अच्छा है, क्या, नेट में स्कोप अच्छा है, नेट में मार्केट अच्छा है हमारे लिए, और आपके लिए भी एक चांस अच्छा है, एक अच्छा चांस है कि आपने यहाँ पे इतिहास नहीं पढ़ा होगा, एसएससी में इतिहास नहीं पढ़ा होगा आपने, बैंक में आई थिंक जीएस नहीं आती है, बैंक का नहीं बोलूंगा, बट एनडीए वगैरह तो आपने किया, कहीं ना कहीं तो किया होगा ना, कहीं ना कहीं तो इतिहास पढ़ा होगा ना, है कि नहीं? और साथ में आपको इतिहास की ज्ञाता होगा, और उदाहरण के लिए साथ में मैं आपके लिए सहयोग कर दूंगा, जब भी कोई यूनिट पढ़ाता हूँ तो उदाहरण के लिए मैं भी आपको सहयोग कर दूंगा, इतना हो जाएगा आपके लिए। देखो सिलेबस पढ़ो और यूनिट 10 और शब्दावली को पहले करो। अब आ जाओ आगे। अब मैं आपसे करूंगा कि एक बार यूनिट 9 से लेकर, देखो यूनिट 1 से लेकर एक बार यूनिट 9 में कम से कम रीडिंग होना चाहिए, क्लास होनी चाहिए विद पीवाईक्यू, विद पीवाईक्यू। अब बोलो सर पीवाईक्यू कैसे करो, देखने का तरीका कैसे हो, क्या करना है कैसे नहीं करना है? पीवाईक्यू क्या करते हैं बेटा, पीवाईक्यू क्या करते हैं, यहाँ पे आपको यूनिट 10 और शब्दावली, फिर आपके पीवाईक्यू आएंगे। पीवाईक्यू क्या करते हैं, तो सिलेबस क्या होता था आपको, सिलेबस बताता है कि पप्पा जी आपको क्या पढ़ना है, बब्बा जी आपको क्या, बब्बा जी नहीं बोल, और रात में मेरे, आपको अच्छा बताया नहीं था मैंने, फिर 14 दिन पहले मेरे पप्पा जी की डेथ हुई थी। आपका जब मैं मैराथन क्लास कर रहा था आपके लिए, रिवीजन क्लास, तब जाके, मैं सुनसान इस अंधेरी रात में आज अपने घर पे टेरेस पे, कल ही परसों तेरी हुई है, टेरेस पे बैठा हुआ हूँ, उनका नाम ले रहा हूँ, और वो मेरे सामने आ गए तो मैं तो डर जाऊंगा ना। कोई दिक्कत नहीं, इतिहास वो भी रहे, सम्मानीय व्यक्तित्व, डरेंगे हम आशीर्वाद ले लेंगे, है कि नहीं? थोड़ा डर लगेगा, ऐसा नहीं, इंसान मैं भी हूँ, थोड़ा डर लगेगा, लेकिन डरेंगे नहीं अपन लोग, क्या, डरेंगे नहीं, आशीर्वाद ले लेंगे और उत्तम क्षमा बोल देंगे, यदि कोई गलती हुई तो मैं उत्तम क्षमा, मन वचन का ऐसे उत्तम क्षमा, जय जिनेन्द्र, साधुवाद साधुवाद साधुवाद, ऐसा कर लेंगे, ठीक है? मस्ती कर रहा हूँ। सिलेबस आपको क्या सिखाता है बेटा, कि क्या पढ़ना है, और पीवाई क्यू आपको दिखाते हैं बेटा उसकी औकात की, कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और अंकित सर दिखाएंगे आपको क्यों पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कि अपन है जरूरतमंद इंसान, क्या अपन, जरूरतमंद, अपन को चाहिए नेट क्वालिफाई। मैं जीआरएफ की कभी डिमांड नहीं रखता हूँ, जीआरएफ करूँ, मैं नेट की बोलता हूँ। वो व्यक्ति मूर्ख हैं जो पीएससी यूपीएससी छोड़ के आ रहे हो, जीआरएफ के पीछे भाग रहे हैं। नेट लेके आओ और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम लो, और सीधा जाके जॉब लो। नेट लेके आओ, एपी की वैकेंसी नहीं आ रही है, ऐसा गेस्ट फैकल्टी कहीं निकालो, 40-50 हजार रुपये महीने का मिल जाता है नेट करने पे। इस बात का आपको याद रखना है, ठीक है ना? इस बात का याद रखना, जीआरएफ में यदि आप लोग ना पीएससी यूपीएससी छोड़ के आप आ रहे हो, और जीआरएफ यदि आप लेना चाह रहे हो, 25-26 आपकी उम्र हो गई है, आप जीआरएफ के पीछे भाग रहे हो, तो याद रखना 5 साल आप पीएचडी में फंसा लोगे। बाद में आपको तब अच्छा लगा, रहे मेरे को 35 साल स्टाइफंड मिल रहा है, बाद में पछताओगे, जैसे पीएचडी हो जाएगी ना, स्टाइफंड अचानक से बंद हो जाएगा ना, आप पछताओगे, ठीक है ना? तो जैसे इंजीनियर घूम रहा है ना, एक से पीएचडी वाले भी घूम रहे हैं आजकल, एक से घूम रहे हैं। तो मतलब नेट के पीछे भागो, नेट लो, और एपी की वैकेंसी पे फोकस करो, बस, सीधी बात। बाद में करना पीएचडी करते रहो, एक बार नेट ले लो, फिर कितने भी बार एग्जाम दो जीआरएफ के लिए, कितनी भी कट ऑफ बढ़ाओ, इस बार जो कट ऑफ बढ़ने वाली है आपकी ना, ऐसे ही पढ़ने वाली है, और इसके आगे नहीं बढ़ने वाली है, ठीक है ना? चलो, तो क्यों पढ़ना है अंकित श्रद्धा, क्योंकि आपको जरूरत है, क्या है, आपको जरूरत है, आपको एग्जाम निकालना है, आपको नेट चाहिए, इसलिए आपको पढ़ना है। तो पीवाई की क्या होता है, कैसे पढ़ना है इसका रास्ता दिखाते हैं।
तो पीवाईक्यू के दो तरीके होते हैं, या तो आप जाओ यूट्यूब पर किसी के और जाके वही देखो क्वेश्चन आंसर पैटर्न में, जो कि सबसे क्या क्वेश्चन आंसर पैटर्न में देखो, जो कि सबसे बकवास चीज है। मैं इसको सबसे बकवास मानता हूँ, सबसे बकवास मानता हूँ। मैं बोलता हूँ पीवाईक्यू स्वयं से होना चाहिए, खुद से, या तो खुद से हो या कोई ऐसा बताने वाला हो जो आपको बताए कि भैया पीवाईक्यू यूज कैसे करते हैं, पढ़ते कैसे हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी आप अपनी एक प्लेलिस्ट पर जाना, वहाँ पे यूपीएससी के पीवाईक्यू करा रहा हूँ मैं अभी, और मैंने भी इतिहास विषय से शुरू किया जिससे आपके भी काम में आ सके। उन पीवाईक्यू को देखना शुरू करो आप, यूपीएससी की पीवाईक्यू करा रहा हूँ, उन पीवाईक्यू को देखना शुरू करो, वहां पे आपको लेवल पता चलेगा और तरीका पता चलेगा, तरीका कि कैसे करना है। अगर आपको कैसे करने का तरीका पता चलेगा ना, तो आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। आप बोलोगे सर क्या पीवाईक्यू आप नहीं कराओगे? पीवाईक्यू मैं कराऊंगा, लेकिन मेरा कुछ अलग तरीका है। मैं कराऊंगा, लेकिन मेरा एक अलग तरीका है। क्या तरीका है? मैं आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नहीं कराऊंगा, मैं एज ए टेस्ट सीरीज कराता हूँ। मैं आपको पहले टेस्ट के लिए करने के लिए भेज देता हूँ, हाँ इसमें टेस्ट लगाओ करो। देन मैं यूट्यूब पे आता हूँ और फिर आपको आंसर की सॉल्व कराता हूँ और बताते दो इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ना था, और ऐसे पढ़ते समय नोट्स को ध्यान रखना है, बुक्स को ध्यान देना है कि किस पॉइंट पे ध्यान देना है, किस कीवर्ड पे हमें ध्यान देना है, किस कीवर्ड पर हमें ध्यान देना है, इस बारे में बात करता हूँ मैं। आप यूपीएससी की जो पीवाईक्यू करा है उसको देख लेना आप, पीडीएफ मैंने पहले ही भेज दी है, भैया पीडीएफ लगा के सॉल्व कर लो, क्लास धीमे धीमे एक एक करके आती रहेंगी। ठीक है ना? कब कराऊंगा मैं? कब कराऊंगा? जिस दिन आपके यूनिट 10 अभी हो चुकी है, यूनिट 10 करा दूंगा, यूनिट 9 करा दूंगा, यूनिट 8 करा दूंगा, मतलब कि यूनिट 10 से लेकर यूनिट 1 तक मैं आपकी पूरी कंप्लीट करा दूंगा। तब आपको पता है, यूनिट 1 में पहले ही पढ़ा चुका हूँ, पहले ही पढ़ा चुका हूँ, वही अभी प्लेलिस्ट में है, और मैं उसको वापस अपडेट करूंगा, वापस अपडेट करूंगा, क्योंकि उतना मुझे पसंद नहीं आया पढ़ाने का तरीका उस वाले में। कभी वॉइस का इशू है, कभी इसका इशू है, कभी उसका इशू है, तो उसको छोड़ देना। हालांकि अभी हटाऊंगा नहीं मैं। एक कमी मेरी है कि मैं यूट्यूब से बहुत सारे लेक्चर हटा देता हूँ, जैसे लगता है मुझे पुराना हो गया मैं हटा देता हूँ। मैं उस पर रखता नहीं, फालतू प्लेलिस्ट बना के हटा देता हूँ। तो यूनिट 1 वहां से हटा दूंगा मैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना? तो यूनिट 10 अभी शुरू हो चुकी है, उल्टा जाएंगे 9 पे आएंगे, 8 पर आएंगे, 7 पर आएंगे, कंटिन्यू करके हम लोग जैसे हमारा अप्रैल तक, मार्च अप्रैल तक कर लेंगे हम लोग, फिर पीवाईक्यू पे आ जाएंगे। और फिर इस बार मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ आपके लिए ना, कि पीडीएफ पहले आपको भेज देता हूँ, पीडीएफ पहले आपको भेजा, आप पढ़ के आओ, फिर क्लास में आओ, और क्लास में इतने पॉइंट्स में आपको एक्स्ट्रा लिखवा देता हूँ ना कि आपके नोट्स बन जाए, और पूरा डिटेल में टू द पॉइंट, जो आपको एग्जाम, कई लोग लाखों रुपए हजारों रुपए फीस लेकर आपको पढ़ा रहा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ मैं आपके। आप बोले सर फ्री पढ़ाने का फायदा क्या होता है? तो फ्री पढ़ाने का फायदा होता है, बताता हूँ मैं आपके लिए क्या होता है। इंतजार करो अंत तक, अंत तक इंतजार करो, आपको बताता हूँ। तो पीवाईक्यू का तरीका बता दिया, पीवाईक्यू कैसे करना है। एक बार पीवाईक्यू आपको मिल गया तरीका तो वो कर लो, ठीक है ना? चलो, और तीसरा काम आपको करना है मोस्ट, रीडिंग और वीडियो से अच्छा प्रैक्टिस का। मैं आपसे बोलूंगा, यदि आप मेरे भी वीडियो देख रहे हो ना, कोई भी वीडियो देख रहे हो, तो एक बार से ज्यादा मत देखो, एक बार से ज्यादा मत देखो, मान लो 2 बार देख लो, बस इससे ज्यादा देखने का कहीं नहीं बोलूंगा मैं, बोर हो जाओगे देख के। आप तो जितना हो सके रीडिंग पे ध्यान रखो, और एक बात याद रखो, फॉलो हमेशा एक टीचर को करो। कई बार हो सकता है एक टीचर किसी टॉपिक में वीक हो, किसी टॉपिक में कमजोर हो जाए, किसी टॉपिक में आपको हाई दे जाए। मैं खुद बोल रहा हूँ, एक टीचर कई बार किसी टॉपिक कमजोर हो सकता है, किसी में हाई हो सकता है, तो आपको डरना नहीं है। आप उस पर भरोसा रखो, उसका कॉन्फिडेंस बनाए रखो, खुद का कॉन्फिडेंस बनाओ, बस भरोसा करो। आप वीडियो से ज्यादा क्या करो, रीडिंग पे करो और प्रैक्टिस पे करो। आप प्रैक्टिस पर फोकस करो। अगर रीडिंग और प्रैक्टिस आपने कर ली ना, तो एग्जाम हॉल में आपको एग्जाम देना है, ना कि आपके शिक्षक को। एग्जाम हॉल में क्या, आपको एग्जाम देना है। ए भाई साहब, मतलब आपको एग्जाम देना है, ना कि आपके शिक्षक को। कहने का मतलब ये है आपका, मेरा कहने का मतलब है कि भैया एग्जाम हॉल में आपको एग्जाम देना, आपको रीडिंग करके एग्जाम देना है। क्या? आपको पढ़कर एग्जाम देना है, पढ़कर सॉल्व करना है। वहां पे आपको कोई ऑडियो रूम में पढ़ाने के लिए नहीं आएगा आपको, ठीक है ना? ध्यान रखो वहां पे, आप ध्यान रखो पढ़ने का, ना कि शिक्षक को दो। एग्जाम आपको देना है, शिक्षक को नहीं। तो मैं बोलूँ वीडियो सिर्फ एक बार देखो और वीडियो के नोट्स बनाओ। वीडियो की पूरी पीपीटी नहीं लिखना होता आपको, जो मैं देता हूँ उसमें तो कभी पीपीटी मत लिखो, उसका प्रिंट निकलवा लो। मैं प्रिंट आउट फॉर्मेट क्लास शुरू होने के पहले ही भेज देता हूँ आपके लिए।
उसका प्रिंट निकलवा लो, और उसमें बहुत स्पेस रखता हूँ मैं साइड में। यदि मैं एक पेज की मान लो पीपीटी है, तो इस पे एक मैं इसमें होगी ना पीपीटी दिखा दूँ आपके लिए। देखो, देखो, चलो ये देख लो यूपीएससी वाली, ये इसमें नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूँ आपके 10 पीपीटी हो गई, टॉपिक हो गई, आपकी दिखा रहा हूँ, एक मिनट ये तो नोटिफिकेशन था आपको कल, टॉपिक हो गई, इकाई 10, ये देखो। जैसे आप इसको देखो ना, तो यहाँ पे मैंने साइड में जगह रखी, क्यों? जो नोट्स मैं आपको लिखवाता हूँ वो भी यहीं पे लिखवाता हूँ, और आप भी इसमें अपने तरीके से अच्छे से लिख सकते हैं, कुछ पॉइंट आपको लिखना, ठीक है ना? मैं जब A4 साइज में आपको प्रिंट आउट के लिए भेजता हूँ, आपने याद होगा मैराथन का मैंने 230 पेज का पीडीएफ भेजा था थ्योरी का, तो उसमें भी मैंने क्या किया, साइड में थोड़ा स्पेस नहीं दिया था, उसमें भूल गया था मैं। उसमें जो क्लास पढ़ा उसमें स्पेस रखा था मैंने, बाकी मैराथन में क्यों स्पेस रखा, शॉर्ट था। बट यहाँ पे आप देखो स्पेस प्रॉपर आपको मिल रहा है, इसमें आप लिख सकते हो आसानी से। वही सेम पीपीटी आपको मिलती है, सेम पीडीएफ मिलती है। लिखना क्या, जो पॉइंट में क्लास में एक्स्ट्रा नोट आउट्स कराता हूँ, क्योंकि भाई पीपीटी में हर चीज नहीं हो सकती है। पीपीटी में यदि हर चीज रख दूं, पीपीटी बहुत बड़ी हो जाएगी, हो जाएगी, पीपीटी बहुत बड़ी हो जाएगी, तो पीपीटी हर चीज नहीं हो सकती है, इस बात का याद रखना आप, ठीक है ना? चलो, तो क्या करो, प्रिंट आउट करो, उसको लिखना शुरू कर लो। अरे मैं रास्ते से भटक क्यों लगता है, ठीक है? तो क्या करना है आपको, यूनिट 10 करना है, सदरी करना है, सिलेबस देखना है, पीवाईक्यू करना है, ठीक है ना? अब सुनो, एक आपके लिए रणनीति बता दो। आपके पास मान लो जून में आपका एग्जाम है, आज जनवरी आपके पास है, फरवरी आपके पास है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है। अभी बीच में एमपी सेट का एग्जाम भी है, बीच में एमपी सेट का एग्जाम भी है आपके पास। एमपी सेट का एग्जाम भी 1 मार्च को है कि नहीं? कुछ बच्चे वहां प्राइवेट होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 5 महीने में आपके लिए सफिशियंट मानता हूँ। पांच यहाँ तक ले लो, 5 महीने आपके लिए। आधा जनवरी निकल गया है, अभी आधा जनवरी आपके रिजल्ट के इंतजार में निकल जाएगा, रोने गाने में निकल जाएगा। फरवरी आपका बाबू सोना में निकल जाएगा। मार्च आपका होली हुदंग में निकल जाएगा। अप्रैल और मई आपके पास पढ़ने के लिए बचेगा। अप्रैल और मई आपके पास पढ़ने के लिए बचेगा। जो शादीशुदा है वो अपने बीवी बच्चों में निकाल देंगे छुट्टियों में घूमने में। और जो जॉब वाले हैं, यदि बैंक लाइन में हो, तो आपको वहां पे निकल जाएगी किसमें, भैया, फाइनेंस बनाने में। और हम जो शिक्षक हैं, अप्रैल में पीएससी का एग्जाम, उसमें हम लोग की बैंड बच जाएगी, पता है, रबड़ तन जाएगी। भैया क्लास मैराथन करो, ये करो, वो करो, ऑफलाइन डाउट सेशन रखो, है कि नहीं? इस सारी चीजें रबड़ तन जाएगी। मतलब कहने का कि समय आपको निकालना पड़ेगा। आप बोलो समय आपको 5 महीने, तो बिल्कुल भी नहीं है। 5 महीने बिल्कुल भी नहीं है। आपको यह कमेंट सर इतना भी सच नहीं बोलना था, वास्तविकता ये, समय आपके पास नहीं है। 5 महीने भी कम है, 5 महीने भी कम है आपके पास, क्योंकि पता नहीं समय कहाँ कहाँ लुढ़क जाएगा, और कौन कौन इस समय लुढ़क जाएगा। समय कहाँ का लुढ़क जाएगा और कौन कौन इस समय लुढ़क जाएगा, आपको भी पता नहीं रहेगा, ठीक है ना? तो इस बात का याद रखो, आपके पास समय कम है बट पर्याप्त है। आप एक ऐसी योजना बनाओ, एक ऐसी योजना बनाओ जिसमें आप समय निकाल सको पढ़ने का। आप अधिक रेगुलर कर रहे हो, कोई जॉब नहीं कर रहे हो, कोई अदर एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, तो सही है। अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो कुछ ऐसी दिनचर्या बनाओ कि थके हारे हुए आप क्लास देख लो, और रीडिंग भी कर लो, और प्रैक्टिस भी कर लो। मैं बोलता हूँ, जब भी जॉब से आओ, आके सो जाओ, फिर अपना पढ़ाई शुरू कर लो। जैसे थकान दूर जाए, फिर पढ़ो, फिर ऑफिस थके हुए जाओ, ऑफिस जाके थके हुए जाओ, जितना काम होगा उतना सही, जितना काम होगा उतना सही, सीधी बात, ठीक है ना? अभी पेपर 1 की जानकारी दे दो आपके लिए। आपको बता दो, पेपर 1 के लिए अपने ही चैनल पर अंजलि मैम के द्वारा यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 करा के छोड़ी गई थी, है कि नहीं? यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 करा के छोड़ी गई थी। यूनिट 10 हायर एजुकेशन में आपको करा दूंगा। यूनिट 9 आईसीटी में आपको करा दूंगा। यूनिट 7 आपको एनवायरमेंट पीपल डेवलपमेंट में आपको करा दूंगा। अब बता, मैथ, लॉजिकल रीजनिंग और रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग में ट्राई कर सकता हूँ, मैथ और रीजनिंग के लिए आपको सजेस्ट कर दूंगा इन भाई से कल, जब आपके एग्जाम का समय आएगा, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। मतलब क्या, कि पेपर 1 का भी अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ा हुआ पर्याप्त मात्रा में, इसकी प्रैक्टिस भी आपको करा दूंगा, ठीक है ना? इसकी प्रैक्टिस भी करा दूंगा, और साथ में सारी जानकारी दे दूंगा। अब पेपर 2 की कहानी फिर से एक बार बता दूं कि पेपर 2 में चल क्या रहा है। तो पेपर 2 में अभी आपके लिए क्लासेस मिल रही है, पेपर 2 में आपके लिए क्लासेस मिल रही हैं, जो कि रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में होती हैं। लाइव इसलिए नहीं करता हूँ कि लाइव करूंगा ना, तो आपसे बातें करने लग जाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ, अभी इसी क्लास में लगभग मुझे 40 मिनट हो चुके हैं, इसी क्लास में लगभग कितना, मुझे 34 मिनट हो चुके हैं। अगर इसी क्लास में कर रहा होता लाइव ना, तो
1 से 1.5 घंटे खिंच जाता और अपनी बात से भटक जाता, आपसे बातें करने लग जाता, आपसे बातें करने लग जाता। तो फिर आपको जो डाउट आते हैं, अच्छा इसकी फीस कितनी रहेगी? फीस के लिए क्यों रो रहे हो? फीस बताऊँगा ना आपको कितनी रहेगी अभी। सबसे बड़ी तो फीस है ना आपके लिए। भैया हम लोग गरीब हैं, पैसे नहीं हैं, मम्मा देती नहीं है, पापा देते नहीं हैं, हम कमाते नहीं हैं, बेरोज़गार हैं, नल्ले हैं। स्पष्ट बात है इसकी हम लोग की। तो फीस कितनी बताऊँगा अभी। जो डाउट्स होते हैं, डाउट कैसे पूछना आपको? डाउट्स के लिए मैंने आपको 2 चीज़ें रखी, @AN नहीं @JNKIT। ये अपनी टेलीग्राम आईडी है। कभी-कभी तो अच्छी राइटिंग आती है, उसमें गलती हो जाती है। एट द @AJNKIT। ये आपकी टेलीग्राम आईडी है, आप इसको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो मुझे। या मैं आपसे कहता हूँ, आप तो कमेंट में पिन करो, जो क्लास में कमेंट है ना, और जिस सेकंड पे डाउट है, कमेंट करो और उसमें सेकंड लिख दो, समय लिख दो, इस समय पे डाउट है। तो मैं क्लास को सुन के आसानी से वहां पे सॉल्व कर दूं। कैसे? नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर देता हूँ, या फिर टेलीग्राम पर आकर उसको डाउट को सॉल्व कर देता हूँ। टेलीग्राम क्या अपना डेस्टिनी मेकर नाम से आपका मुख्य टेलीग्राम है। उस पर आपको प्रोफाइल मिल जाएगी। अपने जितने भी टेलीग्राम मिलेंगे ना, उस पर यही प्रोफाइल आपको मिलेगी, यही लोगो आपको मिलेगा। ठीक है ना? ठीक है ना? यही प्रोफाइल आपको मिलेगी। और नेट का आपको जो टेलीग्राम ग्रुप है, नेट जीआरएफ जंक्शन नाम से, इस क्लास की कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है ना? उस पर अगर आप डाउट डालो, तो वहां पे मैं आपको सॉल्व करता हूँ। और वहां पे मेरे साथ कई बच्चे भी सॉल्व करते हैं। इस चीज को मुझे अच्छा लगा वहां पे। ठीक है ना? तो पेपर हो गया, क्लासेस रिकॉर्डिंग मिलेंगी। आपको यूनिट 10 से मैंने शुरुआत कर दी है। यूनिट 10 से शुरुआत कर दी है। यूनिट 1 2 आपकी पहले भी हो रखी थी, बट उनको वापस मैं कराऊंगा, बट अभी हटाऊंगा नहीं। कब हटाऊंगा? जब क्लास खत्म हो तब हटाऊंगा उनको। यूनिट 10 आपकी पड़ी हुई है। प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत सारे पहले से पड़े हुए हैं, उनको पीवाई की पूरे पड़े हुए हैं, उनको देख लेना। हालांकि फिर से मैं कराऊंगा उनको, फिर से मैं कराऊंगा। वो पुराने पढ़े, पुराने अंदाज में, ओनली रिकॉर्डिंग थी बस। बट इस बार मैं नए अंदाज में कराऊंगा, नए तरीके से कराऊंगा। बट अभी फिलहाल मैं आपके लिए यूपीएससी इतिहास विषय के पीवाई क्यू चल रहे हैं। यूपीएससी इतिहास विषय के पीवाई क्यू चल रहे हैं, आप उनको उनको देख लेना है। आज जब मैंने पेपर देखा, तो उसमें दो क्वेश्चन ऐसे दिखे जो मुझे प्राचीन काल सीधे, अभी मैंने 2 लेक्चर लिए हैं यूपीएससी पीवाईक्यू के, सेम टू कॉपी क्वेश्चन थे। जैसे वो मणिग्राम वाला क्वेश्चन है, चतुर्वेदी मंगलम वाला, कि प्राचीन भारत में व्यापार है, कुछ आए थे ना, वो क्वेश्चन हो गया। एक दो शब्दावलियों पे क्वेश्चन आए थे, जो कि मुझे यूपीएससी से उठाए गए। 1996 के पहले क्वेश्चन है, सीधे उठाए गए क्वेश्चन दिखे मुझे, तो उनको सॉल्व करना है। और यदि आप कंटिन्यू फॉलो करते हो, तो मैं आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के भी पीवाई कराऊंगा। लेकिन जस्ट मेरा फर्स्ट टारगेट क्या है? पहला टारगेट है आपकी यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक के लिए एक प्लेलिस्ट तैयार करना, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहे। और साथ ही साथ प्लेलिस्ट तैयार करने के साथ साथ क्या रहेगा? प्लेलिस्ट तैयार करने के साथ साथ क्या रहेगा इसमें? इसमें क्या रहेगा? शब्दावली भी रहेगी, और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी। प्रैक्टिस क्वेश्चन और पीवाईक्यू मैं आपको तभी कराऊंगा जब मैं इतना काम कर लूंगा, फर्स्ट काम। और मेरे को पता है इसके लिए 1 से 2 महीने लग जाएंगे मुझे बाकायदा, क्योंकि मैं स्पीड पे कर रहा हूँ। एक दिन में आपको 3 से 4 वीडियो रिकॉर्डिंग देता हूँ मैं आपके लिए। अभी 3 दिन पहले शुरू किया था, 11वां लेक्चर आपके पास पहुंच चुका है। ठीक है ना? तो इतना आपके लिए मैं कराऊंगा। लेकिन आपको यदि मुझसे जुड़ना है, इसकी फीस क्या है? इसकी फीस आपको बता दूं, फीस है अपनी 1,01,11,000 रुपए। मतलब कहने का है, इतनी फीस मुझे नहीं चाहिए। आपसे एक अमूल्य समय चाहिए, आपसे कीमती समय चाहिए मुझे, 24 से 25 घंटे का। किस चीज के लिए चाहिए? जो मैंने लास्ट एग्जाम के लिए मैराथन क्लास ली थी, उनको आपको देखना है। वो एमपी सेट नाम से मैंने चेंज कर दी है, एमपी सेट के नाम से आपको मिलेगी प्लेलिस्ट में, हिस्ट्री क्रैश कोर्स के नाम से। वो आपको इसलिए देखना है जिससे आप इतिहास से एक बार जुड़ जाओ इन शॉर्ट में। हालांकि वो आवाज वगैरह कैसे उसमें है, बट आप सुन लोगे तो आपको उसको लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है आपको। आप उन मैराथन क्लास को देख लो एक बार इतिहास की, जिससे आप मुझसे जुड़ जाओगे और मेरा पढ़ाने का तरीका मिल जाएगा। और वो कंटेंट पूरा पीवाई को बेस बनाया गया था, तो इससे आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भैया, कि पीवाई को बेस्ड कंटेंट अंकित सर के द्वारा बनाया जाता है, तो वही आपके लिए फायदेमंद होगा। इसलिए आपको उसको देखना है। वही आपकी फीस है कि आपको 24 घंटे देना है। 12 से 13 मैराथन उसमें पड़ी हुई हैं। 3 लाइव थी, बकाया 12 रिकॉर्डिंग थी, 3 लाइव थी। तो 15 क्लासेस पड़ी हुई है। उस हिस्ट्री क्रैश कोर्स को आपको देखना है, देन जाके आपको यहाँ पे आना है, उसको सॉल्व करना है, फिर हमारे साथ जुड़ना है। ठीक है ना? एक क्लास रिकॉर्ड आपको मिल रही है, टू द पॉइंट रिकॉर्डिंग मिलती है। बस यहाँ पे अटेंडेंस आपकी चाहिए, क्या चाहिए? कमेंट आपकी चाहिए होती है कि हाँ सर मैंने क्लास देखी है, कुछ डाउट है डाउट भेजो, या कुछ स्टार लिख के भेजो, 5 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार। ठीक है ना?
या कुछ भी आप कमेंट में दे सकते हो, वो आपकी फीस होती है। सेम कंडीशन पेपर 1 के साथ भी रहेगी। पेपर 1 भी मैं आपको कराऊँगा और जून के एग्ज़ाम तक सर पूरा करा के आपके हाथ में मानूँगा। इस बात का ध्यान रखना। और साथ में वर्ल्ड हिस्ट्री आपके एग्ज़ाम में नहीं आती है, बट कराऊँगा वर्ल्ड हिस्ट्री साइड में, क्योंकि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम आने वाला है। असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका एग्ज़ाम आने वाला है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है ना? अब एक डाउट और आपके माइंड में, सर आप यूनिट 1 से लेके 10 तक कराने वाले हो, पहले शब्दावली कराने वाले हो, तो आप बीच में प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं कराओगे? कराऊँगा। मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए क्या करूँगा, इतिहास विषय के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, अब सुनना, इतिहास तो वही है आपका। इतिहास के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, चाहे एपी के एग्ज़ाम हो, चाहे सेट के एग्ज़ाम हो, चाहे नेट के एग्ज़ाम हो, उन सभी को पेपर वाइज़ सॉल्व कराऊँगा मैं एक-एक करके। एक-एक पेपर लाके 1 वीक में सॉल्व करा दिया करूँगा, कि इस एग्ज़ाम को आप देख लो, इस पेपर को आप देख लो इतिहास में। इससे क्या होगा, आपको इतिहास के 100 क्वेश्चन नए मिल जाएँगे हर बार, और जो पॉइंट आपको लिखना है, लिखते रहना बैठ के आराम से। इसकी भी एक अलग प्लेलिस्ट बना दूँगा मैं, ठीक है ना? कहने का मतलब मेरा जो फ़ोकस मोस्टली रहता है, कंटेंट बनता है, पीवाईक्यू बेस्ड ही बनता है। पीवाईक्यू वाला कंटेंट होता है, ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको करना है, आप डरो मत, घबराओ मत, आपके पास समय पर्याप्त है। बस मैं आप, और हाँ, क्या बुक्स कौन-सी पढ़नी थी, बुक्स? तो देखो, बुक्स के लिए मैं आपको बता दूँ, एक बहुत अच्छा, आप बुक्स 15 पढ़ लोगे, आपका काम नहीं हो पाएगा। बुक्स 15 पढ़ लोगे, आपका काम नहीं हो पाएगा। मैं आपसे बस इतना कहूँगा, जो पीडीएफ मैं आपको दूँगा, पेपर 2 की इतिहास की बात कर रहा हूँ मैं अभी, जो क्लास पीपीटी मैं आपको दूँगा, उनको प्रिंट कराओ और जो क्लास में एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवा रहा हूँ, उनको लिखो, नंबर 1। दूसरा, पीवाईक्यू से यदि कोई स्पेशल पॉइंट निकल के आता है, तो उसको लिखो। अब आपको एक पागलपंती था यहाँ पे ना, एक चीज़ शानदार बताऊँ, कभी भी नेट के पीवाईक्यू बहुत कम रिपीट होते हैं। बुक्स रिपीट होती हैं इसमें, नेट में बहुत ज़्यादा। सब लोग कहते हैं, बट मैं बोलता हूँ 1 ही 2 बुक्स रिपीट होती हैं। पीवाईक्यू बहुत कम, 1-2 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। फिर पीवाईक्यू से कहाँ लिखें? लिखना है, जो एपी का होता है, जो सेट का होता है, जो अदर स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं एपी के, बहुत सारी चीज़ें। मतलब कहने का, जो समकक्षीय एग्ज़ाम होते हैं, जो यूपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं, उनसे पीवाईक्यू लिखो। नेट के पीवाईक्यू तो आपको कंटेंट में मिल ही जाएँगे, मैं खुद लिखवा दूँगा, और बहुत कम रिपीट होते हैं। अदर एग्ज़ाम से उठा के पीवाईक्यू सीधे पटक दिए जाते हैं, तो उन पे फोकस करना है। तो बुक्स का सॉल्यूशन आपको मैंने दे दिया है। बुक्स का सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है, कि बुक्स का कैसे यूज़ करना है, ठीक है ना? बकाया बुक्स आपको चाहिए तो मैं बहुत सारी बुक्स आपको बता दिया करूँगा, समय-समय पर मिल जाएगा, ठीक है ना? तो बेस्ट ऑफ लक, उम्मीद है आपको बात समझ में आई। इसके बाद भी कोई आपको डाउट रहा होगा? इसके बाद भी अगर कोई आपका डाउट है, तो हम लोग क्या करते हैं, आज देखो, रात में वीडियो रिकॉर्ड करने के 2 रीज़न है। एक तो मेरी, आपके मैसेज मुझे दिखे, आपके मैसेज मुझे दिखे, तो मैंने इस वीडियो को बनाया। दूसरा वास्तविक रीज़न बता दूँ, मुझे आज सुबह 5 बजे यहाँ से निकलना है पनवेल के लिए। मज़ाक कर रहा हूँ। लोकेशन पता है, लोकेशन चेंज हो, जॉइनिंग है। मेरा क्या था, मेरे 18 को जॉइनिंग था, मुझे 18 को पहुँचना है। बट रात में ही मेरा कॉल आया था कि नहीं भाई साहब, आपको 16 की सुबह आकर क्या करना है, जो ओरिएंटेशन क्लास होती है उसमें आके लेना है। अब ये मत पूछो ऑफलाइन कहाँ रहते हो, क्या करते हो, नहीं दिखा सकता। हालाँकि इस क्लास से इतनी परमिशन फेस डाल सकते हैं, वो अलग क्लास नहीं पढ़ाएँगे, बट ऐसा कर सकते हैं, और जो चीज़ वहाँ पढ़ाएँगे वो यहाँ पे नहीं पढ़ाएँगे। जो सब्जेक्ट वहाँ पे होंगे, जो एग्ज़ाम के लिए वहाँ पढ़ाते हैं वो यहाँ पे नहीं पढ़ा सकते, है कि नहीं? तो मैं आपको वैसे ही अपना नाम नहीं बता, वो क्या बोलते हैं, ऑफलाइन सेंटर नहीं बताऊँगा कि आप जाके वहाँ पे कंप्लेन करो, हमारी रोयल्टी मारो। तो आप समझो फीस क्यों लेता हूँ, कि फीस बस आती रहती है। वैसे आप लोग की दुआ से मेरे पास आते रहते हैं, फीस की ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे, बट मैं नहीं चाहता आप मेरे पेट पे लात मारो, नहीं बताऊँगा मैं आपके लिए, ठीक है ना? बस इतना बता दूँगा, नेट के लिए सहयोग कैसे हुआ है, तो नेट के लिए जब सहयोग मैंने यूनिट 10 आपको पढ़ा रहा था, लास्ट क्लास ली थी, उसमें मैं बताया था नेट का सहयोग कैसे है, कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हुए हैं। तो जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा था अभी लास्ट जहाँ पे, ग्वालियर लोकेशन पर, अब तो लोकेशन बता था, तो चेंज कर ली होगी मैंने। ग्वालियर लोकेशन पर, तो वहाँ पे फ़ायदा क्या था, वहाँ पे वो लोग एपी की तैयारी बहुत अच्छे से कराते हैं। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की तैयारी नहीं, मॉक करवाते बस। तो किस्मत से मुझे वहाँ के मॉक इंटरव्यू का मेंबर बनने का मौका मिला था, और लगभग 200 प्लस मॉक मैंने लिए हैं, और सिर्फ़ इतिहास विषय पर नहीं लिए मैंने, सोशियोलॉजी पर लिए हैं, ज्योग्राफ़ी पे लिए हैं, केमिस्ट्री पर लिए जो मेरे को आती नहीं है। कहने का मतलब है कि बहुत सारे। तो 200 प्लस मॉक में मुझे बैठने का मौका मिला है, तो वहीं से मेरे माइंड में क्यों ना अपना माइंड थोड़ा बच्चों के यहाँ पे लेके आऊँ, ठीक है ना? तो मैं आपके लिए यहाँ पे पटक के लाया माथा-पच्ची कर। ये बाकायदा मैं 12th पास आउट हूँ, ज़्यादा हूँ नहीं मैं, 12वीं पढ़ा हुआ हूँ।
12th पास आउट, पहले 10वीं पास आउट था, अब 12th हो गई मेरी। आप लोग पूछे सर कितने पास आउट हो? 10th पहले था, अब 12th हो गया हूँ, टैक्स में 12th तक हम लोग बढ़ चुके हैं। ठीक है ना? इससे हिंट दे दी मैं क्या आपने बताने वाला हूँ, क्या है इस चीज का मतलब। चलो, तो हाँ, तो पनवेल निकलना है मुझे 5 बजे, इसलिए इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है। अब मैंने आपके लिए मेहनत की है, तो एक चीज तो आपकी चाहिए मुझे। एक तो आपका लाइक चाहिए इस पे, एक शेयर चाहिए, एक कमेंट चाहिए, और एक सब्सक्राइब चाहिए। क्या चाहिए? एक सब्सक्राइब चाहिए। फिर से मैं आपको अपनी टेलीग्राम आईडी दे रहा हूँ, इससे यदि आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, पर्सनल टेलीग्राम आईडी। कई क्लास में अपना नंबर भी देता हूँ मैं अपना, यहाँ पे नंबर नहीं हो, इस क्लास में बहुत सारे लोग देखें। क्या है टेलीग्राम आईडी? @AJNKIT, अंकित, बस, अंकित। इस पर आपको मैसेज करना है, तो क्या करना पड़ेगा? पहले नेम, क्योंकि आपके निकनेम में किंटू, पिंटू, चिंटू, बाबर, डाबर ये सब लिखे रहते हैं। ठीक है ना? तो नेम आप लिखेंगे पहले, क्या नाम है आपका। एड्रेस, एड्रेस में पूरा नहीं लिखना, पोस्टल एड्रेस नहीं, सिर्फ किस राज्य से है, किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो डिस्ट्रिक्ट प्लस राज्य आपको लिखना है। फिर आपको एग्जाम कब देना है, और यदि आप पहले एग्जाम दे चुके हैं तो उसमें आपको क्या स्कोर रहा था, बस स्कोर, या कब देना है, वो आपको भेजना है बस। इसके बाद में आपको जो होगा डाउट, वो आप भेज दो, सॉल्व हो जाएगा। अंत आप इसी क्लास की कमेंट में पिन करो जो भी आपके डाउट है, मैं आपको सॉल्व करूंगा, ठीक है ना? हाँ, मैं आपको लास्ट सूचना दे रहा था, हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद, मतलब कि आज में 15 तारीख है, 15 की शाम को आपको लाइव मिलूं। जब मैं पनवेल पहुंच जाऊंगा ना, वहां रात में आपको मोबाइल से लाइव आ जाऊंगा, ठीक है ना? तो वहां से लाइव मिल जाऊंगा, बराबर ना? एक कोशिश करूंगा, पक्का नहीं है। और देखो, एक चीज बता दूं मैं आपके लिए, मेरे को पढ़ाने का इतना वास्ता है कि मेरे को मकर संक्रांति का मतलब नहीं है। हालांकि मकर संक्रांति है ना, हालांकि मकर संक्रांति है ना, मैंने आपको विश भी नहीं किया है, क्यों? मुझे नहीं मतलब, मुझे बच्चों के डाउट से मतलब है। तो बट आपका एक त्योहार है, अपना एक त्योहार है, भारतीय संस्कृति, एक कला है, ये भारतीय सभ्यता है, तो आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और मैं यही कामना करता हूँ कि साल का पहला त्योहार है, संक्रांति है, एक क्रांति के रूप में जानी जाती है, तो आपके जीवन में भी क्रांति है। तो 2026 आपका परिणामों का साल हो, ना कि मेहनत का साल। परिणामों का साल हो आपका 2026, ना कि उदासियों का साल हो। ए, ऐसी मैं आपसे भावना बाता हूँ, आपके लिए भावना बाता हूँ, और सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करूँ, ठीक है ना? तो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। क्लासेस देखते रहिएगा, अभी प्लेलिस्ट बनी है यूट्यूब की, कुछ और बना दूंगा प्लेलिस्ट अपने चैनल प्रॉपर तरीके से, तो आपको बहुत सारी चीज समझ में आएंगी, क्योंकि अभी प्लेलिस्ट मिक्स में है, वो समझ में नहीं आ रही होंगी, बट बहुत अच्छे से बना दूंगा समय मिलते ही, तो आपको सारी चीज समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है ना? बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है ना? चलो।